Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस कर रहे थे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 11th of December 2023। सो जी क्या है आज का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके ओपिनियन वाले पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह हम रूटीन में करते हैं 1, 2 और 3 ये तीन एडिटोरियल डिस्कस किए जाएंगे। देन वी मूव फॉरवर्ड 4, 5, 6 और 7 ये वाले चार जो है ओपिनियन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। स्पेशल रेफरेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस और पीएमएस को सामने रखकर हम इनको डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली एसे एंड करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है हमारा उसके पर्सपेक्टिव में हम इसको एनालाइज करेंगे। तो जी आज का जो है ओपिनियन वाला स्पेशली जो पेज है इसका हर एक ओपिनियन जो है वो आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी किसी ना किसी डिमेंशन को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये बहुत ही इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आज के लेक्चर के अंदर भी आपको हर एक टॉपिक के अंदर एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि आपके आइडियाज को जो है और ज्यादा मेच्योर करेगी। जी पीडीएफ लिंक जो है इस लेक्चर का और न्यूज़पेपर का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर ही भी 7 चैप्टर्स बना दिए लाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बल्कि आज के कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे क्योंकि आज हम जो है एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपने वहां पर कमेंट्स जरूर करने हैं। वो ये है कि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं और होनी भी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाले लेक्चर्स हम जो आपको दे रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे थे, ये 3 महीने ऑलमोस्ट इसको हो जाएंगे दिसंबर में। 3 महीने से हम कंटिन्यूसली जो है सितंबर में हमने ये सीरीज शुरू की थी और हम जो है लेक्चर्स बनाकर प्रोवाइड कर रहे थे आपको। अब हमने ये प्लान किया है कि जो 2024 ईयर है, जो नया साल शुरू होने वाला है, उसके अंदर जो है क्या किया जाए। उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। दो जो आपको जो है ना हम फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 तो ये वाला लेक्चर जो है ये डेली बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी गैप। डेली यानी कि रूटीन में जिस दिन का लेक्चर होगा उसी दिन ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। सेकेंडली आपके जो है देखा जाएगा वीकली अगर सेशन रखना हुआ तो वीकली हम रख लेंगे, अदरवाइज 10 डेज के बाद जो भी उस वक्त की प्रॉपर सूरत हाल होगी उसके मुताबिक। और इस सेशन के अंदर वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो आप लोग पूरे वीक के अंदर हमको भेजा करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे तो ये जस्ट लाइक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसके अंदर हम वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडीज़ के अंदर जो आपको मुश्किलात आ रही हैं उनके बारे में बात किया करेंगे। तो ये ऑनलाइन सेशन जो है ये हम लिया करेंगे। दो चीज़ें। अब इन दोनों चीज़ों में अल्टीमेटली वही स्टूडेंट्स होंगे जो जो हैं सीरियस हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, पीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। तैयारी तो बहुत सारी दुनिया कर रही होती है, लेकिन करना है दैट इज डिफरेंट। तैयारी कर रहा हूँ और मैंने करना है, इसको जरूर करना है, वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज होती है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाकई ही करना है। ठीक है। तो इसके जो है आपको ये दो जो फैसिलिटीज दी जाएंगी अल्टीमेटली इसके ऊपर काफी एफर्ट्स जो हैं वो पुटअप करेंगे हम लोग या प्रोफेशनल। तो इसके हम लोग सोच रहे हैं कि इन लेक्चर्स को हम क्या करें, इनको पेड लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर हम लेकर आए। यानी कि इससे क्या होगा, एक तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये होगी कि जो भी पेमेंट हम लोग सेट कर रहे हैं, नो डाउट जो टीम है वो डिस्कस कर रही है इसको, लेकिन हमने सोचा कि हम आपसे ही ये जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द पेमेंट, क्या होने चाहिए मंथली चार्जेस इस चीज के। एक तो आपको डेली का जो ये हम न्यूज़पेपर नहीं हम एनालाइज करते क्योंकि न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है या आप 10 मिनट की बैठ कर न्यूज़ सुन लें किसी भी चैनल की, दे आर सेम थिंग्स। उसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी डिटेल में बात बता दी जाती है, वहां पर हेडलाइंस बता दी जाती हैं कि ये काम हो गया है। बट वो काम आपके लिए कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों हुआ है, उसके काजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके सोल्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीजें
जो हैं, और उस चीज को दूसरी जो आपके एरियाज हैं, इश्यूज हैं, उसके साथ इंटरलिंक करना, ये सिर्फ यही जो पेज होता है जिसको हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, ये इसी का ही काम है। और यही पेज वो है जो एक न्यूज़पेपर डॉन को दूसरे एक्सप्रेस से या ट्रिब्यून से या किसी भी दूसरे न्यूज़पेपर से इसको डिफरेंट करता है। बाकी जो न्यूज़ होती हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, उनमें कोई इतना फर्क नहीं होता, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लें, ठीक है ना। तो ये जो पेज होता है ना एडिटोरियल्स वाला, ओपिनियंस वाला, इसमें राइटर डिफरेंट होते हैं, तो इट मेक्स डिफरेंट। दूसरे न्यूज़पेपर्स, एक न्यूज़पेपर को दूसरे न्यूज़पेपर में से ये डिफरेंट करता है। और यही अप्रोच आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए। अगर आप सिर्फ यही वाला पेज अच्छे तरीके से आप कर लें, तो आपका करंट अफेयर हो गया, पाक अफेयर हो गया, और आपका ऐसे हो गया, और इसके अलावा भी जो सीएसएस के अंदर एक जर्नल पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं जर्नल नॉलेज का, यानी कि जर्नल करंट इश्यूज का पोर्शन, वो कोई भी पेपर हो, जैसे आईआर है, उसका अगर आप कोर्स आउटलाइन देख लें, वहां पर भी आपको 25 to 30% जो है यही चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर जो है ये अब जो डिसीजन किया गया है कि 2024 होगा, उसमें हम इसको एज ए प्रोफेशनल लेकर चलेंगे। बाकायदा इसका जो है एक क्लास हुआ करेगी, जो डेली जो है डॉन न्यूज़पेपर जो है उनको अपलोड किया जाएगा, और इसमें अगर हमें किसी और टीचर की भी ज़रूरत पड़ी तो वी शुड हायर हिम। और सेकेंडली जो है ये क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो होगा, जिसमें आपके डाउट्स डिफरेंट किस्म के रिगार्डिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको जो है वो क्लियर किया जाएगा, ताकि आप स्मूथली जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। अब आप लोगों का काम ये है कि कई स्टूडेंट्स हो आज हमारे साथ हर रोज नए जो हैं वो जुड़ते हैं, तो वो क्या करें, वो प्रीवियस वाले लेक्चर सुने और वो एनालाइज करें, क्योंकि आप में से मेजोरिटी वो हैं जो कहीं ना कहीं अकेडमी से या कहीं टीचर से कोचिंग लेकर आए हैं, तो यू कैन एनालाइज व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे साथ पहले दिन से हमारे साथ अटैच हैं स्टूडेंट्स, दे नो वेल कि हम किस तरह से काम करवा रहे हैं और हमारा आइडिया क्या है, क्या कैसा होना चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन क्वालिटी। सो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाली जो है कितनी पेमेंट होनी चाहिए पर मंथ, जिसके अंदर हम आपको 30 लेक्चर्स दें, और प्लस साथ साथ में जो ये वीकली सेशन जो है ये आपको जो क्वेश्चन आंसर का ये प्रोवाइड किया जाए। तो इसके अंदर कितनी पेमेंट होनी चाहिए, आप लोग रिप्लाई में कमेंट करें, सो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाट यू थिंक सो अबाउट इट, ठीक है। बाकी जो मार्केट में है वो हमको ऑलरेडी आइडिया है, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन मार्केट। अगर आप किसी को करंट अफेयर पढ़ाते हैं या पाकिस्तान पे पढ़ने, तो 24 लेक्चर इज इनफ। 15 to 24 लेक्चर्स के अंदर आप करंट अफेयर कंप्लीट जो है पढ़ा देते हैं, जो एक कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। सो वी नो इट। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज जरूर 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 बतानी है कि व्हाट शुड बी द पेमेंट, कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में। आगे चलते हैं जी। रूटीन में करंट ग्लोबल इश्यूज जो चल रहे हैं उनकी लिस्ट है। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड, करंट नेशनल इश्यूज चल रहे हैं उनकी लिस्ट है, इनको आपने खुद से रीड आउट करना है दोनों स्लाइड्स को। जैसे ही कोई बड़ी इंप्रूवमेंट होगी हम इन स्लाइड्स को अपडेट कर देंगे। अभी सारी की सारी जो बातें हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। रोज ओपिनियंस पढ़ते हैं, जैसे ये प्राइवेटाइजेशन चल रही है, बाकी चीजें चल रही हैं, तो ये इन्हीं के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं। कोई नई चीज अभी तक मार्केट में नहीं आई ग्लोबल या करंट इश्यूज के अंदर, जैसे ही वो आती है वी विल अपडेट इट। सो जी, फर्स्ट फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान्स के बाद बात करता है, इसमें वो क्या करेगा, पेपर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो तीन इसके अंदर चीजें होंगी जो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगी। जस्ट इसमें वो बात करेगा फ्यूचर प्लान में कि नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स की बात करेगा कि नवाज शरीफ आज स्वाब जो आजकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के ऊपर उनका फोकस है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किन लोगों की, जिन्होंने मुझे 2017 में यानी कि पावर से उतारा और ये सारे मामला मेरे साथ किए, तो उनके किए है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो बात क्या करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स, आजकल जलसे जुलूस हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो वो क्या कहता है, कहता है नवाज शरीफ साहब ने डिमांड की है अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जिन्होंने उन्हें 2017 में पावर से उतारा था, और इसके लिए वो चाह रहे हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो है वो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव शुरू होनी चाहिए। फिर अपने जलसे के अंदर ही एक थोड़े जुमे वाले दिन वो अपने जलसे में ये खिताब करते हुए कहते हैं कि किसने इस मुल्क को तबाह किया है, ठीक है, किसने इस मुल्क को जो है आज जो ये मुल्क है इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वाई आर द पुअर स्टार्विंग टू अ डे, आज अभी भी जो गरीब है वो क्यों भूखा मार रहा है। तो इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन किए, और ये सारी चीजें क्या कहता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो मुल्क को खाई जा रही हैं। आगे वो कहता है कि
those who have brought the country to this point they should also be held accountable। ये ऊपर वाले जितने भी सवाल करने के बाद वो कहता है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को इस सूरत हाल में लेकर आए हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटिंग उनकी होनी चाहिए। आगे कहते हैं इसी जो गैदरिंग के अंदर, इसी जलसे के अंदर उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने अपनी जो पोजीशन को डिफेंड किया जो कारगिल इशू था। कारगिल वार आपको पता है 1999 के अंदर होती है, जब बाद में मुशर्रफ साहब इनको उतार देते हैं पावर से और मार्शल लॉ लगा देते हैं, यानी कि वो पावर में आ जाते हैं इस इशू के बाद। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की कि मेरा कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना, जो भी इस तरह की उन्होंने बातें की। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब में जो है इंडिया के साथ जो हमारा नेबर है, हमसाया है, उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बात की कि जो अटल बिहार वाजपेयी 1999 के अंदर पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया, इसके बाद नरेंद्र मोदी 2015 के अंदर वो पाकिस्तान आए, तो कहता है किसी और के दौर में वो क्यों नहीं आए, मेरे ही दौर में वो क्यों आए। तो इसमें उसको भी वो अपनी जो है ना प्लस पॉइंट समझते हैं और इसलिए उन्होंने इसको डिस्कस किया। आगे वो कहते हैं इट इज इनकरेजिंग, और आगे ओपिनियन वाला फिर जो एडिटोरियल वाला है वो आप स्टेटमेंट्स को लेके कहता है कि ये एक इनकरेजिंग स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब की, कि वो चाहते हैं, वो कमिटेड हैं किस चीज़ से, वो चाहते हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनकी क्या हो, वो स्ट्रांग हो, और साथ में वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो पाकिस्तान की और अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर अगर वो बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तीनों चीज़ें ही पाकिस्तान की हक में बेहतर है। कि अगर पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जैसे हमने कल के ओपिनियन में बात की कि अपना मिलिट्री फोर्स जो है वो उनका क्लैश बन रहा है जुडिशरी के साथ, तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है ना। तो सिविलियन गवर्नमेंट्स जो कहते हैं अगर स्ट्रांग होती हैं, इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, अकाउंटेबिलिटी होती का प्रोसेस होता है, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर नवाज शरीफ साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं आजकल अपने जलसों के अंदर। तो कहता है ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ ही वो कहता है मगर नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो सिर्फ इस वक्त सिर्फ वही एक आइडियल जो है कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी की तबाही की थी ना इसहाक डार साहब के आइडियाज की वजह से, जो इकोनॉमी की तबाही हुई थी ना वो अभी भी रिकवर नहीं हो सकी, ठीक है। अब इसहाक डार साहब ने किया क्या किया वो एक अलग डिबेट है, वी विल डिस्कस इन समवेयर एल्स, किसी और ओपिनियन के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे जहां पे भी उन्होंने किया था, ठीक है ना। और इसमें से एक चीज ये भी थी कि जो उन्होंने किया कि इंपोर्ट जो है उसको उन्होंने अपने रिजर्व्स को बचाने के लिए जो है पाकिस्तान के इंपोर्ट बंद कर दी। फिर आर्टिफिशियल जो एक्सचेंज रेट था, एक्सचेंज रेट को क्या कर दिया, उसको स्टॉप आउट कर दिया, तो उससे इकोनॉमी को काफी नुकसान हुए थे। तो इस चीज को वो डिस्कस करता है। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू आप देता है। आगे दूसरे आ जाते हैं शॉकिंग इमेजेस की तरफ। शॉकिंग इमेजेस के अंदर वो बात करता है गजा की। वो यहाँ पे वो कहता है वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता है कि किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का एक कह सकते हैं कि आप क्या है ऑर्गन है, वो इस वक्त क्या है हो चुका है, हाईजैक हो चुका है, ठीक है। यूएसओ वहां पे क्या कर देता है, यूएसए वीटो अपनी पावर यूज करता है और कोई भी ऐसा जो रेजोल्यूशन पास नहीं होने देता जिससे गजा के अंदर जो है सीज फायर हो सके, और सीज फायर हो नहीं रहा, और जिसकी वजह से जो गजा के अंदर है आए दिन जो है इसराइल वाले तबाही मचा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, और उस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को सोशल मीडिया के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर और मुख्तलिफ इमेजेस की शक्ल में दिखाया जा रहा है। तो उसी को लेकर उसने ये एडिटोरियल जो है उसके अंदर उसने डिस्कस किया शॉकिंग इमेजेस के अंदर। तो कहता है गजा इमेजेस और वीडियोस बच्चों की बॉडीज की उनके जख्मों की हमारे सामने आ रही हैं, और इसका जवाब देता है इसराइल जो है, क्या जवाब देता है, सेल्फ डिफेंस फार्मूला, कि मैं हमास के खिलाफ जो है अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूं, और ये सारा उसका रिजल्ट है। तो ये उसका जवाब होता है। अब कहता है कि ये इमेजेस जो हैं ये हमें दिखाए जा रहे हैं, शो इन इमेजेस के अंदर ये दिखाया गया कि 100 के करीब फलस्तीनी हैं जिनको डिटेन किया हुआ है और उनको बांधा हुआ है उनकी अंडर गारमेंट से ही, ठीक है ना, और उनकी आंखों भी इनके बंधी हुई हैं, एंड उनको अब घुटनों के ऊपर बैठाया हुआ है ग्राउंड के ऊपर, और इसराइली सोल्जर क्या कर रहे हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस और इस तरह के इमेजेस आते हैं। आज भी अगर डॉन का न्यूज़पेपर आप देखें तो उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो एक इमेज है उसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि इसराइल वाले कई फलस्तीनियों को एक जो गाड़ी वगैरह है ओपन सी, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रक वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बांधा हुआ है, उनको बैठाया हुआ है और वो लेकर उनको जा रहे हैं। तो इस तरह के इमेजेस जो हैं वो जो है दुनिया के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कहता है इनिशियली तो ये हुआ था, ऐसा लगा था कि इनके ऊपर क्वेश्चन किया गया इन इमेजेस के ऊपर कि ये इमेजेस की अथेंटिसिटी क्या है, कि ये आर्टिफिशियली जनरेट तो नहीं किए गए या वाकई ये हैं। तो क्या कहता है बाद में तेल अवीव ने जो है डिनाई नहीं किया इस स्टेटमेंट को कि हाँ
कोई उसके बारे में जवाब नहीं दिया, तो इससे पता चल जाता है कि वाकई ये इमेजेस जो थे ये रियल थे। आगे वो इसका कंपैरिजन करता है वर्ल्ड वार टू के साथ और कहता है कि इस तरह की पिक्चर्स जो थी ना, फुटेज और पिक्चर्स, वो इस तरह रिजेंबल्स करती हैं उन इमेजेस के साथ जो यूरोप के जो यहूदी थे, जो उनके साथ उस वक्त भी इस तरह की पिक्चर्स आती थी, जिनको नाजी जो है जो नाजी वहां पे गवर्नमेंट थी जर्मन की, उन्होंने क्या किया था, डेथ कैंप्स के अंदर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, यानी कि उनके कैंप्स के अंदर उनकी जब कत्लो गारत की गई, तो उस वक्त के जो इमेजेस थे ना, आज के इमेजेस से क्या कर सकते हैं, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसको कहता है कि सेम मेथड जो है ना, जो उनके फोर फादर्स ने फेस किया था, किनके फोर फादर्स ने, इसराइल वालों के फोर फादर्स ने जो मेथड फेस किया था जेनोसाइड का, किनके हाथों, नाजी जर्मनी के हाथों, वही जो है ना वो कर रहे हैं आज, किनके साथ, फलस्तीनियों के साथ वही काम वो कर रहे हैं। तो वो कहता है वो कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जुल्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, यूएसए प्रोटेक्ट कर रहा है। और आगे वो कहता है कि यूएसए ने दोबारा से अभी जो रिसेंटली सीज फायर का जो एक उसको ब्लो कर दिया गया है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या किया गया, एक रेजोल्यूशन पेश किया गया कि जनाब अली, इसराइल के अंदर बड़ा जो है इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, तो लिहाजा क्या किया जाए, सीज फायर कर दिया जाए। ठीक है, तो इस सीज फायर के अगेंस्ट जो है उसने क्या कर दिया, वीटो कर दिया कि नहीं, सीज फायर नहीं होना चाहिए। तो कहता है शायद जो 17,000 लोगों की डेथ हो गई है फलस्तीनियों की, जिनमें 7,000 चिल्ड्रंस हैं, और ये अभी भी कहता है शायद काफ़ी नहीं है, कि इसराइल और ज़्यादा अभी खून बहाना चाहते हैं, तो इसलिए यूएसए ने क्या कर दिया, वहां पर सीज फायर के खिलाफ वीटो कर दिया है। कहता है फिर आगे फाइनली, आज से कई साल बाद जो हिस्टोरियन है इसको याद रखेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया जो है वो खामोश रही थी, वर्ल्ड क्रिमिनल साइलेंस रही थी, जब फलस्तीन के बच्चे जो है उनको मारा जा रहा था, ठीक है, एक्सटर्मिनेट किया जा रहा था, भूख स्टार्ड भूखे रखा जा रहा था, और बम उन पर बम गिराए जा रहे थे, उनको स्टेन जिसके अंदर ले जाया गया था, यानी कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। हाँ, बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहरहाल आपको अभी आप जो गजा की सूरत हाल है उस वो आपके सामने आ चुकी है कि राइट नो फिर वही दोबारा से काम शुरू हो चुका है। यू कैन कंपेयर इट विद वर्ल्ड वार टू, एंड सेकेंडली यूएसए का रोल जो आपके सामने है, और अगर आपने प्रीवियस ओपिनियन सुने हैं तो आपको पता क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूएसए यहाँ पर सीज फायर करवा रहा है। ठीक है ना, जिस तरह से हमने एक ओपिनियन किया था कि इट्स यू अमेरिकन वार्स नो, कि ये अमेरिका की अब जंग बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका से खरीद कर वो बम जो है वहां पर चला रहे हैं। तो ये हमने प्रीवियस ओपिनियंस के अंदर डिस्कस किया था, अगर आप उसके साथ इसको जोड़ दें तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं वो चाहता सीज फायर हो, क्योंकि सीज फायर होगी तो असला नहीं बिकेगा, असला नहीं बिकेगा तो बिजनेस नहीं होगा, तो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं वो चाहते हैं कि जंग कंटिन्यू रहे, असला बिकता रहे, हमारी फैक्ट्रियां चलती रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे। तो इट इज इकोनॉमी। ओके जी, आगे चलते हैं। वर्ल्ड आपका जो ओपिनियन है अंडर एज मैरिज मैरिज अंडर एज मैरिज के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, सबसे मिनिमम जो मैरिज एज है किसी लड़की की, और उसके ऊपर क्या वर्किंग की जा रही है। और इसका मतलब ये है कि हम बात करेंगे वुमेन राइट्स की। और अगर आपने सीएसएस के अंदर जेंडर स्टडीज अपना सब्जेक्ट रखा हुआ है तो इट आल्सो हेल्पफुल फॉर देयर, ये वहाँ पे भी ये जो आपका है अपडेट आपको कर देगा इन चीज़ों के बारे में। सोशल इशू बेसिकली है ये, अगर आपको मेन इसको टॉपिक को लेकर चलना चाहिए तो सोशल इश्यूज है पाकिस्तान का। सोशल इश्यूज क्या है, अंडर एज मैरिजेज हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान की सोसाइटी का, यानी कि पाकिस्तान का सोशल इशू है। तो आपका ये कोर्स आउटलाइन में करंट अफेयर में आ जाता है, सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, तो डेट इज एन सोशल इशू। ठीक है नहीं, आगे चलते हैं। बड़ी प्यारी उसने स्टेटमेंट लिखी है, कहता है वन कस्टम अंडरमाइंस वेलफेयर स्पेशली फॉर गर्ल्स इट शुड बी अबेंडेंड, कि जब भी कोई रस्म रिवाज, कोई कस्टम जो होता है उससे फलाह बहबूद खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है, अंडरमाइंस कर देता है फलाह बहबूद को, तो ऐसी जो कस्टम्स होती हैं स्पेशली औरतों के लिए, तो ऐसी कस्टम को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कोई भी रस्म रिवाज, कोई भी कस्टम जिससे क्या हो, वेलफेयर, फलाह बहबूद जो है उसकी तबाही हो, वेलफेयर ना हो, तो ऐसी कस्टम्स को, ऐसी रवायात को छोड़ देना चाहिए। तो इससे यहाँ से वो अपना स्टार्ट करता है। फिर वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो हाईलाइट करें इन इश्यूज को, जिसमें जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, अपने पोल कंपेन्स के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टीज जलसे जुलूस करती हैं तो वह कहती है ना, इकोनॉमी की बात करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसकी बात भी करें कि लड़कियों की जो अर्ली
चाइल्ड मैरिजेस हैं उसकी भी वो बात करें कि ये क्यों हो रही हैं। हम जब आएंगे तो हम इनकी ये इस इशू को भी देखेंगे, क्या इशू है लोगों को बताया जाए और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी बताया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो ये काम करें। यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट रिलीज होती है मई के अंदर, वो क्या कहती है? वो कहती है कि साउथ एशिया के अंदर स्टिल 55 इसको साल लगेंगे, 55 ईयर्स इसको लग जाएंगे इस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने में, इफ इट डज नॉट स्पीड अप। अगर इसने स्पीड अप काम ना किया तो ये जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हैं इस वाली काम को एलिमिनेट करने के लिए इनको 55 ईयर्स चाहिए साउथ एशियन कंट्रीज को। फिर आगे वो बात करता है कि सिविल सोसाइटी जो ग्रुप है ना, ठीक है ना, उन्होंने डिमांड किया है पॉलिटिकल आउटफिट से, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बंदों से, क्या कि जनाबी अली अपने पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर भी आप लोग क्या करें, पास करें इस तरह के लॉज, रेलिवेंट बिल्स जो है वो पास करें, वो अपने पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर इसको लेकर आए। ठीक है ना, किस चीज को? इस डिबेट को। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान की असम्बली है उसको कहा है कि रेलिवेंट बिल जो है वो पास किया जाए। कौन सा बिल? जो कि है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल 2023, जो कि अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ये किसने किया? सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने। अब ये सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी बेसिकली होते हैं जिसमें क्लास ऑफ इंटेलिजेंसी आ जाती है, आपके मुख्तलिफ जो पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाते हैं जो सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के नहीं होते, सिविलियंस लोग होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अदारों मतलब सिविलियंस मुख्तलिफ लोग मिलकर जो है वो फलाह व बहबूद के लिए सोसाइटी के काम करते हैं। तो इन्होंने डिमांड किया बलूचिस्तान की असम्बली के, जनाब ये वाला जो बिल है ना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल, इसको क्या किया जो लॉन्ग पेंडिंग है इसके ऊपर काम आप लोग करें। और फिर वो आगे बताता है कि फेडरल लॉ के मुताबिक और 3 सूबों के लॉ के मुताबिक जो मिनिमम लीगल एज है ना लड़की की शादी की, वो है 16 साल। सिर्फ सिंध जो है उसके अंदर है 18 साल। यानी कि फेडरल लॉ के मुताबिक पंजाब और 3 सूबों के लॉ के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान और केपी की लड़की की जो मिनिमम एज है शादी की वो है 16 साल, और सिंध के अंदर मिनिमम एज जो शादी की है वो है 18 साल। ठीक हो गया जी? आगे आ जाए। कहता पाकिस्तान में जो भी औरत होती है बीइंग अ फीमेल, तो उसे क्या भुगतना पड़ता है? पुअर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। पुअर हेल्थ केयर और पुअर एजुकेशन, और इसके साथ साथ ये दोनों चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और मुश्किल हो जाती हैं जब उसको अंडर मैरिज, उसकी अंडर एज मैरिज कर दी जाती है। और फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी सोशल स्फेयर जो है हमारा, पैट्रियार्कल होता है बेसिकली जो मर्द के जो मर्दों की हुकूमत वाला सोसाइटी होती है, उसे कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे मर्दों की हुकूमत होती है। और इसकी वजह से क्या कहता है, इसने क्या किया, 80 मिलियन फीमेल जो हैं वो क्या हो गई हैं, प्री मेच्योर, उनकी शादी कर दी गई है या उनको जबरदस्ती कन्वर्जन कर दी गई है। जैसे जबरदस्ती कन्वर्जन से मुराद है हिंदू से मुसलमान कर देना, मुसलमान से हिंदू, यानी कि मजहब की तब्दीली करवा देना। तो 80 मिलियन फीमेल्स की क्या कर दी गई है, प्री मेच्योर, या तो शादी कर दी गई है या उनको फोर्सली कन्वर्जन उनका करवा दिया गया है। अब आगे केपी की गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि वो तो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है ना। ठीक है ना, किस वजह से? कि decades for over a decade successive KP failed to move past the colonial child marriage restraint act 1929, ये चल रहा है एक्ट, ठीक है ना, एंड द प्रपोज खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2021 फेल थ्रू ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम रिलीजियस सर्कल्स। यानी कि ये पहले मैरिज चल रहा था, मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, इसको अब क्या करना था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको 2021 वाला बनाना था। और ये काम करने के लिए अब डिकेड्स से भी ज्यादा, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिलीजियस क्लास है, रिलीजियस सर्कल्स है, हमारे उलमा कराम हैं या जो मौलवी हजरात हैं, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रही थी, तो इसको इसलिए अपडेट ही नहीं किया जा सका केपीकी के अंदर। पंजाब की बात करें तो वहां पर वो कहता है 2015 के अंदर जो है पंजाब के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट करके एक्ट 2015 बना दिया गया। मगर इसको बना तो किया इन्होंने, CMR 1929 जो है उसको थोड़ा सा हलाया तो सही, यानी कि कॉलोनियल चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो कि 1929 था, पंजाब वालों ने इसको थोड़ा बहुत हलाया तो सही, लेकिन जो मैरिज की जो एज है ना उसको इन्होंने भी टच नहीं किया। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स करके 2015 के अंदर एक नया बना दिया, लेकिन मैरिज एज को इन्होंने टच नहीं किया। सिंध वालों ने कहते हैं कि थोड़ा सा काम किया है वुमेन लेजिस्लेशन के ऊपर, लेकिन अभी भी वहां सिंध के अंदर जो फोर्स कन्वर्जन है ना वो अभी भी बढ़ रही है, यानी कि हिंदू से मुसलमान का कन्वर्जन होना इस तरह से, तो वो अभी भी बढ़ रही है।
और आगे फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है कि उनको इस इश्यूज को सीरियसली लेना चाहिए और इसके अलावा जो अपने मैनिफेस्टोज हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो विद प्रॉमिस दैट व्हेन इज पावर, और उनको प्रॉमिस के साथ कि जब वो पावर में आएंगे इसको सीरियसली लेंगे और इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और फिर वो फाइनली कहता है कि हम औरतों को अकेला कन्नट लीव बाय प्रिमिटिव नो, प्रिमिटिव पुरानी पुराने जमाने की जो रवायात हैं उसके अंदर हम औरतों को नहीं छोड़ सकते। ट्रैप्ड इन लॉस चाइल्डहुड, जिसके अंदर वो अपना बचपन खो दें, एंड ए ब्लीक फ्यूचर, और जिसके अंदर उनका फ्यूचर ब्राइट ना हो। तो ये बेसिकली आपको वुमेन राइट्स के ऊपर जो है आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज है उसके ऊपर लिख सकते हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर लिख सकते हैं। आप इसको इकोनॉमी में लेकर जा सकते हैं कि जब और बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी एक रीज़न ये भी है कि वो खुद एजुकेटेड नहीं होती तो अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से एजुकेट नहीं कर पाती, और खुद भी वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाती जिससे इकोनॉमी में जो है इम्प्रूवमेंट हो। तो इस तरह से आप ये चीज़ों को इंटरलिंक करके कनेक्ट आउट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी। आगे आपके सामने ये एक पिक्चर है, टुडे डान की पिक्चर, नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। मेजोरिटी इंडिया का फ्लैग है मिनोरिटी, और मिनोरिटी को ये काटी जा रहा है। मतलब क्या है कि मिनोरिटी के जो राइट्स हैं उसकी वायलेशन जो हो कर रहा है कौन, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के अंदर। सो जी, ओपिनियंस एडिटोरियल्स आपके हो गए टुडे कंप्लीट। नो वी मूव फॉरवर्ड वर्ड्स ओपिनियंस। ओपिनियंस की तरफ मूव करते हैं। कमेंट्स में जो मैंने आपसे पूछा है चीज़ वो आप लोगों ने ज़रूर बतानी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर प्लानिंग। 2024 की जो प्लानिंग है दैट्स डिपेंड अपॉन इट कि किस तरह से हमको मूव करना चाहिए। वैसे तो प्लानिंग मीटिंग्स में काफ़ी इसके ऊपर हो चुकी हैं कि किस तरह से लेकर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम ये इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों से भी एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया जाता। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी समझा गया कि आपसे भी इस चीज़ के बारे में राय ली जाए। सो जस्ट जो आपको समय लगता है, जैसा आपको समय लगता है, ज़रूरी नहीं है, जिसको बुरा लगता है ही कैन से कि मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लगी, ठीक है? और जिसको समझ आती है कि हाँ भाई इतनी मेहनत करवा रहे हैं, इतनी चीज़ें जो हैं ला के हमारे सामने रख रहे हैं, सो वी शुड कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको देना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड अप करना चाहते हैं, सो वी नीड इकोनॉमी। फाइनेंशियल जो है आप कह सकते हैं उसकी सपोर्ट चाहिए, एंड अल्टीमेटली जो इससे बेनिफिट्स दे रहे हैं वी शुड गो टूवर्ड टू देम। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं, वी विल अब ओपनली जो है हम आपकी जो भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। सो यू शुड रिप्लाई आप लोगों ने जरूर देना कि दैट व्हाट शुड बी द मंथली पेमेंट फॉर दिस फैसिलिटी। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, आप लेकिन इसका रिप्लाई देना। सो जी, फर्स्ट आपका जो ओपिनियन है कॉस्ट ऑफ इलेक्शन डिले, अब इसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो जी इस ओपिनियन के अंदर वेरी सिंपल सीधी सी बात है, टू द पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन डिले। जैसे कि एक मुख्तलिफ किस्म के जो है स्पेकुलेशंस हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, ठीक है। नो डाउट वो इसके अंदर क्लियर कर देता है कि इलेक्शंस को डिले नहीं किया जा रहा, लेकिन वो कहता है कि इन केस अगर इलेक्शंस को डिले कर देते हैं तो उसकी जो क्या कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान की नेशन को या पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी, उसका क्या नुकसान होगा। अगर फरवरी के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो उसका क्या पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन डिले, इसके अंदर वो ये बात करता है, ठीक है। अगर आप इसको अपने पेपर पर्सपेक्टिव में ले जाएं तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी के ऊपर ये जाएगा, इकोनॉमी को डिस्कस करेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की हकीकत को डिस्कस करेगा। तो इस चीज़ को ये डिस्कस करेगा कि यानी कि आप इसको इस पर्सपेक्टिव में क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डेमोक्रेसी के टॉपिक के अंदर और दूसरे जो है उनके अंदर भी आप इसको लिंक डाउन कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे लिंक होगा, अल्टीमेटली जिस डायरेक्शन में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास वास्ट नॉलेज होना चाहिए, और वास्ट नॉलेज से मुराद यही होता है कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू लिंक डिफरेंट थिंग्स। यही एक चीज होती है जो आपको डिफरेंशिएट करती है दूसरों से, ठीक है। और वो कैसे आती है, अल्टीमेटली अच्छा सुनने से, अच्छा पढ़ने से और अच्छी प्रैक्टिस करने से। तो जी
पहले तो आपको मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ ये एक स्लाइड के अंदर अंदर, और उसके बाद इसको हल्का सा मैं एलेबोरेट भी कर दूंगा। क्रक्स ये है, वो कहता है कि इलेक्शंस डिले की स्पेकुलेशंस जो हैं, रूमर्स जो हैं, वो सुनने में आ रहे हैं। और वो 3 रीजंस डिस्कस करता है जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। विंटर सीजन आपको पता है नॉर्थन एरियाज के अंदर फरवरी के अंदर विंटर सीजन होता है, तो वहां पर विंटर सीजन की वजह से। दूसरा, सिक्योरिटी सिचुएशन जो अभी केपी और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपको पता है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं मिलिट्री पर्सनस के ऊपर, उसको लेकर क्या आता है, इसको डिले कर दें। तीसरा, उसने कहा फंड्स जो कि इलेक्शन करवाने के लिए चाहेंगे वो गवर्नमेंट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीज नहीं किए। तो इन 3 चीजों के ऊपर वो बात करता है कि ये 3 चीजों को लेकर कहा जा रहा है इलेक्शंस डिले कर दिए जाएं, और इन तीनों के वो रिप्लाई भी दे देता है साथ ही। पहले का वो रिप्लाई दे देता है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, पहले भी हुए थे, तो इसलिए ये विंटर वाली बात छोड़ दें। दूसरा, वो कहता है सिक्योरिटी, तो कहता है ये सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारी 2013 में भी ऐसे ही थी, 2008 में भी इससे भी बुरी थी, और 2007 में शायद वो कहता है कि जब बेनजीर भुट्टो जो उनका मर्डर किया गया था, तो तब भी जो सूरत हाल है कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो लिहाजा ये वाली बात करना ना कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, ये आप लोग जो है ना बात को क्या करें, छोड़ दें। ठीक हो गया। और आगे वो कहता है, इस तरह और भी मुख्तलिफ मिसालें देता है जिसमें वो बताता है कि प्रीवियस हमारे जो ईयर से कितनी सूरत हाल मुश्किल थी, अटैक्स हो रहे थे लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए। तो ये कहता है ये बातें भी छोड़ दो। फंड्स की बात करता है, कहता है वो गवर्नमेंट ने कह दिया, वो फंड्स भी रिलीज हो गए हैं, तो ये साथ ही वो इनके जवाब भी दे देता है। इम्प्लीकेशंस पे फिर वो आ जाता है कि इम्प्लीकेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल डिले हो जाते हैं, तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस होगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की आप वायलेशन कर देंगे और डिले करते करते। पॉलिटिकल क्या होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये जो पार्टीज अभी कह रही हैं इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, ये फिर और जल्द से जुलूस करेंगी और क्या करेंगी, अपना मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या उसे कहते हैं रैलीज निकाल लेंगे, इस तरह के मामलात किए जाएंगे, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। इकोनॉमी की बात करता है तो कहता है आईएमएफ से हम पैसे लेकर पहले ही चल रहे हैं, तो अभी हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले से हम डिफॉल्ट से निकल कर आए हैं, तो हमारे जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स आईएमएफ के साथ हुए हैं, वो क्या है, जून तक अगर अगर हम मार्च फरवरी में इलेक्शन नहीं ना करवाते, इसी तरह चलते रहते हैं, तो मार्च में हमारे सारे जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमें दोबारा पैसे लेने के लिए क्या है, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पैसे, और बहुत ज्यादा पैसे वो किसको देंगे, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो लिहाजा हमारे पास गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर एक और बात भी वो कर देता है कि मार्च के अंदर जो है ना सेनेटर्स जो है, हमारा अपर हाउस जो सेनेट है, वहां पर जो सेनेटर्स है ना, आधे से ज्यादा सेनेटर्स क्या हो रहे हैं, दोबारा से रिटायर हो रहे हैं, उनके इलेक्शन होने हैं, उनको चूज करना है। और उनको कहाँ से चूज किया जाता है, नेशनल असेंबली से और प्रोविंशियल असेंबली से। और जब फरवरी में आप इलेक्शन नहीं करवाते, तो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं बनती, तो सेनेटर्स जो आप वो कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो फिर जो अपर हाउस आपका सेनेट है, वहां पर भी पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम इशू का इशू जो है वो उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फिर आपको बताता है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो पाकिस्तान को किस तरह प्रॉब्लम्स का, पाकिस्तान की इमाम को किस तरह प्रॉब्लम्स सामने करनी पड़ेगी। और सर्वे के मुताबिक कहता है कि लोग ये कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, लोग डिमांड कर रहे हैं। सो जी, ये था आपका क्रक्स जो इसके अंदर था। अब हम चलते हैं आगे और इसको हल्का सा इसके पेजेस से जो है देख लेते हैं। कहता है कि स्पेकुलेशंस हर तरफ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की के वो इलेक्शंस डिले हैं, लेकिन उसने कम्प्लीटली इसको कह दिया बेसलेस, और कहा है कि फरवरी 8 को हम इलेक्शन करवाएंगे और अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि कि जो ये काम किया जा रहा है, ये जो हमारे दुश्मन हैं वो इस इलेक्शंस को डिले करवा रहे हैं। विंटर वेल्थ की बात, वेदर की बात की जाती है, ठीक है ना, फरवरी के अंदर। तो और इसके अलावा जो है फंड्स की बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं दिए गए, और आगे जाकर बात की जाती है, ये रीजंस बता रहा है कि क्यों स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। तो आगे जाके गवर्नर की कहता है, वो बात करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि पीके और बलूचिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो बातें की जाती हैं, इस वजह से ये स्पेकुलेशन हो रही है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए।
फिर वो कहता है जो इलेक्शन 2008 और 2013 में हुए तब भी सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इससे भी ज्यादा खराब थी। वहां उस वक्त तो जंग भी लगी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, और 2008 में तो पीक पर था ना ये सारे मामला, तो मिलिट्री इंसर्जेंसी जो है उस वक्त पीक पर थी। और इसके अलावा वो कहता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा जो है उनको 2007 में ही उनका मर्डर किया गया था, उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी। तो उस वक्त भी कौन से हालात कोई इतने अच्छे थे, उस वक्त भी हालात बुरे ही थे। और फिर आगे वो कहता है इसी तरीके से सिर्फ एक महीना 2013 में इलेक्शंस को डिले कर दिया गया था, ठीक है ना। और उसमें क्या था, टेररिस्ट बम्बिंग थी टीटीपी वालों की, स्पेशली टारगेट उन्होंने किया था अवामी नेशनल पार्टी को, जमात उलमा इस्लामी को, ठीक है ना, फजल रहमान को, तो एक महीना टेरर हुआ था। और इसी तरह वो कहता है कि केपीकी के अंदर जो टेररिस्ट वायलेंस है वो ठीक है, वो बड़ी हुई है, लेकिन आगे वो बड़ी प्यारी बातें करता है, कहता है पंजाब और सिंध जो है यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये तो ओके है ना। तो पंजाब के अंदर जो है वो 72 मिलियन वोटर्स हैं, और सिंध के अंदर कितने हैं, 26 मिलियन वोटर हैं, टोटल 100 मिलियन तो ये बन जाता है। और आपका टोटल जो है वो 127 है, इलेक्टोरेट का जो टोटल है वो कितना है, 127 है। और इस 127 के अंदर, इस 127 में से जो 100 मिलियन है वो तो रहता है पंजाब में और सिंध में, ठीक है। पंजाब में कितना रहता है 70 मिलियन, सिंध में कितना है 30 मिलियन, और बाकी 100 मिलियन तो ओके हो गया ना, पीछे रह गया आपका 27 मिलियन। अब 27 मिलियन को लेकर आप लगे हुए, उनमें भी किसी किसी एरिया के अंदर है, सारे के सारे नहीं है। तो लिहाजा कहता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी खराब नहीं है, ओके है सिक्योरिटी, आप लोग इलेक्शन जो है उनको करवाएं, ठीक है ना। इस ये जो बेसिस आप बता रहे हैं ये बेसलेस चीजें हैं, ठीक है। आगे वो इकोनॉमिक, फिर वो ये सारी बातें करने के बाद जो है, सारे अपने जवाब देने के बाद, फिर वो कहता है कि अगर जो है इलेक्शंस डिले हो ही जाते हैं, एनी डिले, कोई किस्म का इलेक्शन डिले करते हैं, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो कहता है कि फिर वो क्या कहते हैं कि वो तो बराए नाम ही रह गया ना, उसकी तो कोई वैल्यू ही खत्म होगी जब आप अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाएंगे। पॉलिटिकल क्या होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। सेनेट के अंदर जो है, मार्च के अंदर कहता है इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग इलेक्शंस नहीं करवाते तो अपर हाउस जो आपका है वो कहाँ से बंदे लेता है, कहाँ सेलेक्ट करता है, प्रोविंशियल असेंबली से और नेशनल असेंबली से। और जब प्रोविंशियल असेंबली नहीं है, नेशनल असेंबली नहीं है, फरवरी में इलेक्शन नहीं होते, तो वो मार्च में फिर बंदे कहाँ से लेगा। तो ये फिर क्या है, ऊपर वाला जो आपका क्या है वाला अपर हाउस है, वहां पर भी क्या है, क्यास पैदा हो जाएगा। इकोनॉमी को लेकर वो कहता है कि इसकी इकोनॉमी की जो कॉस्ट है ना वो भी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत खराब हैं। वो कैसे है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हम अभी कहता थोड़े दिन पहले डेब्ट डिफॉल्ट थे, यानी कि डिफॉल्ट हुए थे कुछ महीने पहले। और SBS को स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमारे IMF से हैं उसके तहत हम टेम्पोररीली, हमें क्या हुआ है, थोड़ा सा सांस मिला है, टेम्पोररी हम थोड़े से रिवाइव किए हैं। और अब हमें क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन करना है, जो मोस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो अब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शंस हों और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट आए, और उसके बाद क्या हो, हम लोग IMF से एक लॉन्ग टर्म वायदा करें। तो उसके इंतजार में है, और अगर इलेक्शंस नहीं होते, गवर्नमेंट नहीं आती, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। और कहता है कि ये एंड हो रहे हैं SBA मार्च के अंदर, और ओवर 21 बिलियन जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान को, फॉरेन डेब्ट्स जो ऑब्लिगेशंस हैं उसकी, ठीक है। तो अकाउंट डेफिसिट कहता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो है वो जो है खत्म होने वाला है आपका जून के अंदर जो है। और इसके अलावा IM के अलावा अलावा आपने अगर दूसरे जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है ना, जैसे फंड लेने हैं, तो दूसरों से भी अगर आपने रोल ओवर करवाना है, चाइना से जो फंड लिया हुआ है उसको रोल ओवर आपने करवाना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनसे भी अगर आपने लेना है, यानी कि बात यह है कि किसी से भी आपने लेना है, बेशक वो IMF हो, सब हो, तो आपको क्या चाहिए, अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ना तो IMF और पैसे देगा, चाइना आपके पैसे रोल ओवर नहीं करेगा, आपका जो लोन है, इसके अलावा जो दूसरे जैसे गुल्फ स्टेट्स हैं वहां से आपकी इन्वेस्टमेंट आनी है। तो इस तरह की सारी चीजें ये किससे इंटरलिंक है, इसी से इंटरलिंक है, IMF से। और एक बात मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको ऐड कर दूं, वो ये था कि COP27 हुई थी, वहां पर कहा गया था लॉस एंड डैमेज फंड बनेगा, और उसके अलावा पाकिस्तान को तकरीबन, मुझे भूल गया कितने बिलियन डॉलर्स का जो है ना वादा भी पाकिस्तान के साथ किया गया था, लेकिन साथ में कंडीशन थी कि IMF ओके करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल को IMF अगर ओके करेगा तो हम लोग फिर पैसे भेजेंगे।
तो देखिए आईएमएफ जो है फिर उसकी कंडीशन उन्होंने लगा दी, यानी कि वो वाले अगर आपको पैसे आने हैं तो उसके ऊपर भी आईएमएफ की कंडीशन है कि ये ओके करे कि हाँ इन्वायरमेंट अच्छी है, पैसे दे देने चाहिए। तो इस चीज को लेकर क्या है कि अब आप लोगों को क्या करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन जो है करवाने पड़ेंगे, वरना जून तक आपका जो वैसे रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। आगे वो कहता है कि अनसर्टेनिटी जो है ना विल ओनली रेज द कॉस्ट टू द इकोनॉमी। और ये वाली जो अनसर्टेनिटी है कि इलेक्शंस नहीं होने वाली, इससे भी क्या होगा, सिर्फ इतना कहने से कि इलेक्शन होंगे आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो जाती है। इतना कहने से कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे आपकी स्टॉक एक्सचेंज और बेहतर हो जाती है। ये अल्टीमेटली एक चीजें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो कहते हैं अगर इस तरह की अफवाहें हैं कि इलेक्शन जो है वो नहीं होने वाले, तो इकोनॉमी में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो वोलाटिलिटी कर सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है कैपिटल मार्केट के अंदर, और इसके अलावा जो है कैपिटल फ्लाइट जो है वो इनकरेज हो सकती है, यानी कि यहाँ से पैसा दूसरे कंट्रीज के अंदर जा सकता है। तो कहता है ऑलरेडी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, अरेंजमेंट्स हैं वो 90 दिन से ज्यादा एक्सीड कर चुकी हैं। ठीक है, तो ओपिनियन जो सर्वे है, जो लोगों से इलेक्शन का पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ताकि वो क्या करे, फिक्स कर सके इकोनॉमी को और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सके। तो जनाब ये था आपका फर्स्ट ओपिनियन, और इसके अंदर उसने आपको बताया कि जब इलेक्शंस नहीं होते तो फिर किस किस तरह से नुकसान होता है किसी भी मुल्क को, किसी भी नेशन को, जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, कि किस तरह से अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे और इन टर्म गवर्नमेंट ही बैठी हुई है, तो लॉसेस कैसे हो सकते हैं उस मुल्क को, उसकी नेशन को। तो वो 3 डिमेंशन उसने आपके साथ डीपली जो है उसने डिस्कस कर दी। आगे जी आपका सेकंड ओपिनियन, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन होल्ड। ठीक है ना, इसको वो ना इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बेसिकली डिस्कस करता है, बड़ा प्यारा। कहता है हम लोग बात काम करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना वो भी जरूरी है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और ये उसका फोकस रहता है। और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट को वो आगे फिर लिंक करता है पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करें, और बाकी जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर हैं, हमारी यूथ जो है उसको क्या करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और वो यूथ जो है वो फिर क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करेगी। और इसके अलावा अगर हमारी पॉपुलेशन रुक जाती है तो वो पैसे जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के ऊपर लगाने थे, जैसे 6 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं, तो इनको खाने पीने के लिए जो देने थे वो पैसे बच जाएंगे, और उन पैसों से जो अवेलेबल पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ की, एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है, उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है, और उनको दूसरी फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, इंटरलिंक करती है जो है जेबा सत्तार, ये इन्होंने बड़ा वेल लिखा है, और ये चीज़ों को इस तरह से इंटरलिंक कर देती है, इकोनॉमी को लिंक करती है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ह्यूमन डेवलपमेंट को पहले ये ना इलेक्शंस को लिंक करती है इकोनॉमी से, फिर इकोनॉमी को लिंक करती है ह्यूमन डेवलपमेंट से, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को लिंक करती है पॉपुलेशन से, और फिर पॉपुलेशन को आगे फिर लेकर ये चलती है सारे के सारे मामले को। तो इस तरह से ये इंटरलिंक करती है इस वाले अपने जो है ओपिनियन के अंदर। ये एक स्लाइड है, इसके अंदर मैंने इसका क्रक्स निकाल के रख दिया है, वो पहले आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। तो जी ये जो राइटर हैं ये कहती हैं कि इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं फरवरी में, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके मैनिफेस्टोज हैं, और उन मैनिफेस्टोज के अंदर बात की जा रही है कि हम इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेंगे। तो कहती है इसके साथ साथ इनको चाहिए कि ये ऐड अप कर लें ह्यूमन डेवलपमेंट को भी, क्योंकि आप इकोनॉमी के और ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग-अलग डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको ये मशवरा देती है कि इसके ऊपर भी आप इसको भी साथ ले लें। आगे वो कहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, जब आपकी पॉपुलेशन आपके कंट्रोल में रहती है, फिर ही आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। आपकी पॉपुलेशन आपके कंट्रोल में होगी, आप उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, उनकी स्किल के ऊपर वर्क करेंगे, यूथ जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तो ही क्या होगा, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, और इकोनॉमी से फिर प्रोग्रेस होगी, बेहतर होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए आपको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब वो आगे कहती है कि 6 मिलियन चिल्ड्रन हर साल ऐड होते हैं आपकी पॉपुलेशन में, यानी कि 60 लाख बच्चा हर साल पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। लेकिन आपके जो रिसोर्सेज है ना, वो आप यूटिलाइज हो जाते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, हर साल इतना बच्चा पैदा हो रहा है, तो वहां पर आपके रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। तो कहती है कि अब आप क्या करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जो भी मेथड्स हैं डिफरेंट किस्म के उनको अडॉप्ट करते हुए। तो जब आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, आपकी पॉपुलेशन आपके कंट्रोल में रहेगी, तो इसका मतलब है जो रिसोर्सेज बचेंगे बकाया, वो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकेंगे अच्छी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए और यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। और उसका फिर रिजल्ट क्या आएगा कि जो आपके लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी और उसका रिजल्ट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर फैसिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है। और इसकी वो एग्जांपल देती है इंडिया की, बांग्लादेश की, वियतनाम की और थाईलैंड की, कि इन कंट्रीज के अंदर यही जो मॉडल है उसको यूज किया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो जो ऑलरेडी उनके पास पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो थोड़े बहुत नए आते हैं उनको अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज देकर। तो मतलब ये कि वो उन अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यही काम करती है कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सके। सो दैट इज द क्रक्स। अब देखिए ना, अब एक यहाँ पर एक और बात कर दूं कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं, जब हम भी आपके जैसे थे इनिशियल स्टेज पे, हर बंदा यही कहता है कि मैं हर चीज को लिख लूं अपने पास ताकि मेरे पास रहे। तो बात यह है कि हर चीज जो है, ठीक है, आप कोशिश करें आस्ते आस्ते, जब आपके ब्रेन की मेच्योरिटी आती जाएगी तब आप सिर्फ आधा घंटा सुनने के बाद सिर्फ 2 सेंटेंसेस ही लिखा करेंगे। जो क्रक्स होगा आपको आइडिया हो जाएगा ना, जिस तरह मैंने ये अब सारे का सारा क्रक्स निकाल के आपके सामने रख दिया है, तो यही क्रक्स होता है बेसिकली, कि आपने बस 2-4 लफ्ज लिख लें, वो और 2-4 सेंटेंसेस लिख लें। जैसे जी, पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी की प्रोग्रेस कैसे होगी, जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, जब आपकी पॉपुलेशन आपके कंट्रोल में रहेगी। अब पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल में रहेगी, वो जी आप जो आपके जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उनको यूज करके उसको कंट्रोल करेंगे। जब उसको कंट्रोल कर लेंगे तो उससे फिर क्या होगा, जो लोग बाकी बच जाएंगे या बाद में थोड़े से बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ केयर देंगे, अच्छी इंप्लॉयमेंट देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अल्टीमेटली आपका मुल्क तरक्की कर देगा। तो ये एक चेन है। जो आप ये 5-7 मेन वर्ड्स लिख लेना, तो ऐसे के अंदर तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियाज के पास। ठीक है। बाकी आप फिर जिस डिमेंशन में आपसे पूछता है उस डिमेंशन में आप इनको जोड़ डाउन कर दें। सो दैट्स ओके। चलें जी, अब इसको मैं जो है स्टेप बाय स्टेप हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। पॉलिसी रिफॉर्म कहता है, वो बात हो रही है पार्टी मैनिफेस्टोज के अंदर के इलेक्शंस आने वाले हैं फरवरी के अंदर, तो पॉलिसी मैनिफेस्टोज के अंदर क्या बात हो रही है, पॉलिसी रिफॉर्म्स की जाए इकोनॉमी की बेहतर करने के लिए। तो कहता है इसके अलावा जो है ना, दूसरे जो कैटलिस्ट हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उनको भी साथ में ऐड कर लें, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है ना, ये एक सेपरेट एजेंडा नहीं है, मगर क्या है, एक कह लें एसेंशियल जो है ना प्री रिक्वेस्ट ही है पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करे। और कहता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में अब क्या है, पिछली 2 डिकेड से ये कहा जा देता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, कि अब इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो ये पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस की जाती है कि क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो लिहाजा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम बाद में काम करेंगे। तो फिर क्या होता है, इनसुफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके ऊपर, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। ज़ाहिर है ह्यूमन डेवलपमेंट तो इससे ही होगी ना। तो कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड के ऊपर रखते हैं। तो पैसे कहाँ पर खर्च किए जाते हैं, थोड़े से पैसे खर्च किए जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर। तो इससे कंट्री क्या हो जाती है, ह्यूमन क्राइसिस के अंदर ही, कैपिटल क्राइसिस के अंदर ही रहती है। तो ये जो बिलीफ है ना, ये वाला बिलीफ
ह्यूमन डेवलपमेंट के एजेंडे को लेके। तो ये इंतजार करता रहता है कि कब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो आप लोग दोबारा से आकर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप लोग वर्क करेंगे। ये बिल्कुल गलत बिलीफ है। और वर्ल्ड बैंक की जो 2023 के ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट आती है वो भी क्या कहती है, रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर जो चैलेंज है उसमें पाकिस्तान के फेलियर की जो है बात करती हुई वो कहती है तो पाकिस्तान फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहा उन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना। और उसमें वो बताता है कि जो फिगर है चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग होता है बेसिकली जो जिनकी ग्रोथ नहीं प्रॉपर होती, चाइल्ड स्टंटिंग प्रीवियस लेक्चर सुने उसके अंदर डिटेल में इसके ऊपर भी ओपिनियन है कि कितने बच्चे हैं कितनों की ग्रोथ नहीं हुई। तो ये है फिगर्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग जो कि जिनकी प्रॉपरली खाना नहीं मिलता, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती, वो भी हमारे में कितने हैं। आउट ऑफ स्कूल यूथ कितनी ज्यादा है हमारे पास। तो ये बताया जाता है कि इससे क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर उसके क्राइसिस चल रहे हैं और अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट योर इकोनॉमी। तो कहता है कि हाईलाइट्स द पॉलिसी फेलियर्स, जो है अगर हम उनको बात करें जो डाटा है वो हाईलाइट करता है पॉलिसी फेलियर्स को। और वो क्या है, लैक ऑफ प्रायोरिटी है रिगार्डिंग डेवलपमेंट एजेंडा। और इस निगलेक्ट से कहता है इससे क्या हुआ है कि हम लोगों ने इसको निगलेक्ट कर दिया और उसके रिजल्ट क्या है, जब आप अच्छी हेल्थ नहीं दे रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मैटरनेट मोर्टेलिटी है ना वो कितनी है, 11,000 डेथ हर साल आपकी, यानी कि औरतें जो मर जाती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते मरते हैं 3,60,000, ठीक है ना। और ये क्या है, डाइंग ईच ईयर बेबीज जो हैं। और हाई अबॉर्शन जो रेट है, ठीक है ना, वो क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज है ना, बाज बाज लोग कहते हैं कि हमने अब प्लानिंग करनी है, हमने प्रेगनेंसी नहीं करनी, यानी कि नेक्स्ट बेबी को बर्थ नहीं हमने करनी, लेकिन क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती फैमिली प्लानिंग वाली चीज़ों की, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो इसका जो नंबर है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन है बच्चों के दरमियान, यानी कि उनको खाना जो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको नहीं मिलता। और उससे क्या होता है, स्टंटिंग ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं होती उनकी एज के हिसाब से। पुअर पॉपुलेशन प्लानिंग है और इसका रिजल्ट ये है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के अंदर। और इससे क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। ये सारी की सारी शक्ल जो सूरत हाल है ये आपको नजर आ रही है ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। गवर्नमेंट कहती है पहले इकोनॉमी को बेहतर करूंगी तो इन चीजों को बेहतर करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के तब बेहतर होगी जब ये चीजें बेहतर होगी। कंसेप्ट बेसिकली दरअसल उल्टा है। आगे वो कहता है जी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमिक विल हैव टू इनकॉर्पोरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफॉर्म्स के अंदर जो है क्या करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करना, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। टू ग्रोथ, इंश्योर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि अलहदा नहीं इसको लेना चाहिए कि इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जब भी की जाए तो साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और फिर ही जो है बेहतर होगा आपकी सूरत हाल। और वो कहता है जब ये वाली कंट्रीज, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये भी इसी तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन इन्होंने अपने इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया विद स्ट्रॉन्गर ह्यूमन कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है ना। और फर्टिलिटी ट्रांजिशन, यानी कि इन्होंने अपने ह्यूमन जो कैपिटल प्रोफाइल है उसको बेहतर किया और उससे इकोनॉमिक चैलेंजेस जो भी थे उनको इन्होंने जो है काउंटर कर लिया। और कंसेंसस क्या है जी, कंसेंसस ये है, अब इस ओपिनियन का जो है ना मेन मुद्दा वो ये है, रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट ऑफ टू बी अ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू स्पर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्टिलिटी रेट मतलब कम बच्चे पैदा हों, इसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसके बाद वो कहता है कि बांग्लादेश की जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी के ऊपर है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन जो है वो उसको प्लानिंग प्रोग्राम के तहत के सपोर्ट किया, उसको नीचे लेकर आए, फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी रेट उन्होंने कम कर दिया और उससे क्या हुआ, वो आज सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए ताकि कम बच्चे पैदा हों
तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। और इसी तरह यहाँ तक वो ये भी कहता है कि अंडर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 यानी कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी बनाई जा रही है उसके अंदर भी अब जो है पॉपुलेशन प्लानिंग को लेकर थिंक टैंक वाले सोच रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो हाई लेवल की सिक्योरिटी है उसके अंदर क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डीलिंग विद पाकिस्तान नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, जो पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन का फैक्टर भी एक अहम है। यानी कि अब आप देख लें उसने पॉपुलेशन को सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्ट कर दिया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी सिक्योरिटी जो है, इंटरनल सिक्योरिटी उतनी ज्यादा जो है डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप उन लोगों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकेंगे तो वो टेररिस्ट जो है या मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, अच्छी उनको रोजगार के मौके नहीं दे सकते, तो फिर उनकी क्या हो सकती है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। और उस एक्सप्लॉयटेशन से आपके जो है सिक्योरिटी भी मुल्क की जो है दांव पर लग सकती है। तो अब जो है इसको सिक्योरिटी में भी देखा जा रहा है पॉपुलेशन को। और आगे वो कहता है रिसोर्सेज आर फ्रीड, यानी कि 6 मिलियन चिल्ड्रन कहता है पैदा होते हैं पाकिस्तान में हर साल, ठीक है ना, हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं। और फोकस ऑन अदर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली 2 मिलियन टू 3 मिलियन आपकी यूथ है जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है हर साल। तो बिगेस्ट थ्रेट जो इकोनॉमी को है वो क्या है, सिक्योरिटी को, वो यही है। बच्चे जो हर साल पैदा होते जा रहे हैं और आपकी जो यूथ जो वेली बैठी है अनएम्प्लॉयड है, वो उसको जो एम्प्लॉयमेंट की जो है की तरफ देख रही है, 2 मिलियन टू 3 मिलियन जो हर साल एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाती है, तो ये अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी खदशा बन सकती है। और पाकिस्तान की जो कहता है द पॉपुलेशन काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन जो है वहां पर भी क्या होती है, लास्ट कुछ सालों से वो कहते हैं, उन्होंने अब ये कोशिश की है कि जो क्लर्जी हैं, ये वाले जो मौलाना साहब हैं, जो रिलीजियस बंदे हैं, उलमा कराम हैं, उनको इसके अंदर ऐड अप किया जाए, क्योंकि लोग इनकी सुनते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं है। तो पॉपुलेशन को लेकर उन्होंने एक तवाजुन के नाम से एक ड्राइव शुरू की है। तवाजुन का मतलब होता है बैलेंस। तो उन्होंने कहा है कि इस ड्राइव से यानी कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो बंदे हैं ना, वो क्या करें, वो इसको जो है वो प्रमोट करें कि तवाजुन रखा जाए फैमिली प्लानिंग के अंदर, अपने रिसोर्सेज के अंदर और अपने पॉपुलेशन के नंबर के अंदर। यानी कि एक लिमिट आप लोग पुट कर दें कि जनाब मेरे इतने बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मेरी जो इकोनॉमी है, मेरे जो रिसोर्सेज है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो कम से कम इतने बच्चों को मैं अच्छी तरीके से पाल सकता हूँ। तो फिर क्या होनी चाहिए, होगी तवाज़ुन रखे अपना, तो उससे भी फैमिली प्लानिंग जो होगी बेहतर होगी, बच्चे कम पैदा होंगे। और साथ साथ उससे फिर यानी कि क्या देखे, वो अपना देखे कि मैं कितने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उस लिहाज से प्लानिंग होनी चाहिए। एंड आगे वो कहते हैं एग्रीमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो भी पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर क्या करें, वो भी एग्रीमेंट्स करें कि किस तरह से वो भी यानी कि इसको बेहतर कर सकते हैं। खास तौर पर जो आर्गूमेंट्स हैं, आर्गूमेंट यहाँ पर आर्गूमेंट ये है बेसिकली कि औरतें जो हैं उनकी सेहत का जो है खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए, कि जब वो एक बेबी की बर्थ होती है उसके बाद दूसरे की या तीसरे की बर्थ होती है तो किस तरह से उनकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं वो देखें कि वो अपने कितने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा थोड़े बच्चे होंगे तो आर्टिकल 25 है जो कि ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स। तो ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकेगा जब हमारे पास थोड़े बच्चे होंगे, तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। और यहाँ पर वो कहता है कि एक और चीज जो है कम्युनिकेशन गैप जो है ना उसको क्या किया जाए, उसको देखा जाए, कम्युनिकेशन गैप की जो है ना उसको रिमूव किया जाए, ताकि बैलेंस जो जो प्रोग्राम चलाया गया है ना तवाजुन वाला, तो उसमें क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग को, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एज ए मीन फॉर इम्प्रूविंग वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, ताकि औरत और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जा सके। रिलीजियस लीडरशिप जो है वो इसके अंदर आए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ वो वाले कपल जो ये नहीं अब चाहते कि उनके और बच्चे हों वो आए सामने, ठीक है ना। स्मॉलर फैमिलीज का आइडिया जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो इस तरह से काम करके क्या किया जा सकता है, ये जो फर्टिलिटी रेट है इसको कम किया जा सकता है। उसके लिए वो कहता है क्लियर नैरेटिव की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज जो जो कि पॉलिटिकल क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो हो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और वो कोशिश करें कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए
और एवर ग्रोथ पॉपुलेशन को देखें कि कितने रिसोर्सेज हैं और कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो रेडी हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि तवाज़ुन जो है वो होना चाहिए, और इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर वो इसको डिस्कस करें लोगों के साथ। और जो कहता है कि अगर हम अपना बर्डन जो है ना, रिड्यूसिंग द बर्डन और रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का बर्डन हमारे ऊपर कम हो जाएगा इस पॉपुलेशन के कम होने की वजह से, तो फिर हम क्या है हेल्थ, एजुकेशन और यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकेंगे। और फिर इससे क्या होगा, 240 मिलियन जो लोग हैं उनकी क्या हो सकेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकेगी। और उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे स्टंट चाइल्ड हैं, खासतौर पर जो गर्ल्स हैं, वो क्या करेंगी, स्कूल जा सकेंगी, ठीक है ना। और यंग वुमन जो है वो अच्छी नौकरी कर सकेगी, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगी, सपोर्ट हर एम्बिशंस एंड परस्यूइंग हर एजुकेशन। तो ये सारे काम तभी होंगे जब आपके पास थोड़ी सी पॉपुलेशन होगी, आप उनके ऊपर रिसोर्सेज अपने खर्च करेंगे, तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उसने अब आपको जो क्रक्स है वो मैंने बता दी है कि उसने आपका जो है इलेक्शन से वो चला, जो राइटर है वो उसने इलेक्शंस को लिया, इकोनॉमी की बात की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की उसने, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद वो आ गया आपकी फर्टेलिटी के ऊपर, फर्टेलिटी यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर, कि ये काम कर लें और जो है ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर कर लें तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। सिंपल। सो दैट इज ऑल आपके सेकंड ओपिनियन के अंदर। नो वी मूव टूवर्ड्स थर्ड ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। इसके अंदर वो उसने एक और बड़ी प्यारी डिमेंशन जो है उसको डिस्कस किया है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो जी इस ओपिनियन के अंदर ये है क्रक्स, पहले आपको इसका बता दूं, ये आपका थर्ड ओपिनियन है, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो क्रक्स के अंदर ही जाकर बात करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि उसने ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर, लोकल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल। अब कन्फ्लिक्ट क्या है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, चोरी चकारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट के अंदर। इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। अब वो कैसे हो रही हैं, किस तरह से उसने ये चीज जो है वो इंटरलिंक कर दी, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि एक काम की वजह से क्या क्या हो रहा है वो डिस्कस करना। क्या किया कहता है जी, क्लाइमेट चेंज, ये हुमा यूसुफ है जिन्होंने लिखा है, क्लाइमेट चेंज रिजल्ट कन्फ्लिक्ट क्राइसिस, ये क्रक्स है उस ओपिनियन का। कैसे कहती है, COP28 होती है, वहां पर डिफरेंट डिमेंशंस जो है उनको डिस्कस किया जाता है क्लाइमेट चेंज की। और फिर एक और भी है कि हाउ क्लाइमेट चेंज हेल्प्स वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, कि नॉन स्टेट एक्टर्स की ये कैसे मदद कर रहा है। पाकिस्तान की वो बात करती है कि अटैक्स पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर बढ़ गए हैं, ठीक है। फूड, वाटर, हीट क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिजल्ट इसका क्या होता है, रिक्रूटमेंट बाय मिलिटेंट्स, खाना नहीं है लोगों के पास जी। 2022 का फ्लड आ जाता है, 1/3 लैंड जो पाकिस्तान की है वो अंडर किसके आ जाती है, पानी के। लोगों का खाना पीना तबाही, लोग एक जगह से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, नए इलाकों में जाते हैं, गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, खाना नहीं है लोगों के पास, पानी नहीं है साफ पीने के, हेल्थ के प्रॉब्लम लोगों को फेस कर रही है, हीट HEA हेल्थ के क्राइसिस है लोगों के पास। क्यों, ये सारे कहाँ से पैदा हुए, क्लाइमेट चेंज के। जब ये सूरत हाल आपकी पैदा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो जो ये मिलिटेंट्स लोग हैं ना, ये आपको इस्तेमाल करेंगे अपने मकसद के लिए। जब आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, उसके लिए फिर आपको कुछ भी करना हो आप फिर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। तो अब आपको पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस की वजह, इसके क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को किस तरह से ताकत मिली। फिर दूसरा, स्मगलिंग बढ़ जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक मेन धंधा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी। मैं अपने से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक धंधा है जिससे वो पैसे कमाते हैं, और ये सारे कहाँ से आएंगे, क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं करेगी, वो गुर्बत पैदा करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करेगी, फूड क्राइसिस पैदा करेगी, जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनको तबाह कर देगी क्लाइमेट चेंज। और वो इंसानी ज़रूरियात फिर कहाँ से पैदा होंगी, नॉन स्टेट एक्टर्स उन ज़रूरियात को पूरा करेंगे, क्योंकि स्टेट तो करने वाली है नहीं। तो जब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, मिलिटेंट्स होते हैं,
जो उस मुल्क की तबाही के लिए काम करते हैं, तो जब वो उन ज़रूरियात को पूरे करेंगी तो वो उनकी बात मानेंगे, और उनकी बात फिर क्या होती है, उनकी बात हमेशा नेगेटिव ही होती है। ठीक हो गया जी। दूसरा वो कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी दुनिया के अंदर वो मसरूफ हैं इस वक्त रेस्क्यू करने में और रिकंस्ट्रक्शन करने में, ऑपरेशंस के अंदर। तो उससे क्या होता है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको एक स्पेस मिल गई है कि, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं पे कुछ हुआ हुआ है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल की जा रही हैं उन चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए। तो उससे फिर क्या हो रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी के असल काम था वो उसको छोड़कर ये काम शुरू कर रहे हैं। तो फिर ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको एक मौका मिल गया, एक स्पेस मिल गई, और उस स्पेस को यूज करते हुए वो और एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो है क्लाइमेट चेंज को देखा जा रहा है सिक्योरिटी लेंस के साथ। ये जो कन्फ्लिक्ट का है मामला है, ये आ जाता है अब कहाँ, कन्फ्लिक्ट मतलब सिक्योरिटी। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी भी मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब हो रही है। इस डिमेंशन में उसने इस ओपिनियन को डिस्कस किया है। तो जी अब इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसके अंदर है क्या, मेन में जो हमारे काम की चीजें हैं वो आप मैंने बता दी है आपको क्रक्स। अच्छा जी, अब देखें ना, बात यह है कि क्लाइमेट का टॉपिक आ जाता है, अब आपको पेपर में आ जाता है क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही आ जाता है क्लाइमेट चेंज, आगे वो लिख देता है एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके जहन में आएगा कि अब ये क्या है। अब बात यही है कि क्लाइमेट चेंज एक कोड है कि क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, या कुछ भी वो देख दे। तो अब आपको सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज तो हो गई, अब इसका ये क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, कैसे कन्फ्लिक्ट या क्लाइमेट चेंज की वजह से लड़ाई कैसे हो रही है, झगड़ा कैसे हो रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं, मिलिट्री जो है वो कैसे वीक हो रही है, क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो ये सारे आपको कनेक्ट करने आने चाहिए पेपर पर्सपेक्टिव में। तो फिर ये आपकी जो है एनालिटिकल अप्रोच होगी। COP28 की बात करती है, कहती है वहां पर कुछ नहीं हुआ, फॉसिल फ्यूल्स की बात हुई है, फोकस रहा है उसका, लैंग्वेज ही बदलते रहे हैं, कभी कहते हैं अबेट कर दो, कभी कहते हैं फेज आउट कर दो, कभी कहते हैं फेज डाउन कर दो। किसका, फॉसिल फ्यूल्स का, उनके ऊपर उन्होंने बात की है सारी की सारी। और उनका जो टारगेट था वो यही था कि बेसिकली कि जो ऐसे जो है मशीनरी जो है वो बनाई जाए की जो कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी जो है वो उसको अपडेट किया जाए, जिससे कार्बन जो है वो कम हो सके। लेकिन वो कहता है COP28 को आप यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा भी ना समझे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही ऐसा भी इनको डिसमिस ना कर दें, बल्कि उन्होंने दूसरे एरियाज के ऊपर भी काम किया है, जैसे कि उन्होंने एक न्यू डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड प्लेस, इसके ऊपर काम किया है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है, कलेक्शन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर आपको ना सिर्फ वो चीज़ें जो मेन है टॉपिक की वो डिस्कस करूंगा। कहती है आप वो क्या है जी, वो ये है कि उन्होंने इंटरसेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, COP28 के अंदर ये भी किया गया, इंटरसेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने दो टू फोल्ड रिकग्निशन की है। नंबर वन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, और नंबर टू ये है कि जो स्टेट हैं वो कमजोर हैं, ठीक है ना, वो जो है ये वाले जो चैलेंजेस हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों के ऊपर उनका क्या रहा है, फोकस रहा है, यानी कि उन्होंने COP28 के अंदर ये भी डिस्कस की हैं चीज़ें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिक्योरिटी का जो है वो भी मसला पैदा हो रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और कहते हैं कि पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल रेलिवेंस है। पाकिस्तान के अंदर जो है कहता है कि डिपार्टमेंट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 34% जो इंक्रीज हो गया मिलिट्री टैक्स का नवंबर के अंदर, ठीक है ना। और कहता है कि ये अटैक जो थे अनटिल नवंबर 3599 इनका डिजिट हो गया है। सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से वो कहता है कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं रीजन के वाई पाकिस्तान स्पेलिंग हो, यही वजह है कि पाकिस्तान ये अफगान वालों को क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है इनको एक्सपेल कर रहा है, कि जो साइकिल ऑफ ड्राफ्ट्स और फ्लडिंग हुई है ना पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, बेसिकली इसकी जो है ना इसकी वजह से क्या हुआ है, ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ है पाकिस्तान को। अब देखें ना किस तरह से उसने जो अफगानिस्तान के अंदर जो कहत है, या अफगानिस्तान के अंदर जो जलजले आए हैं, जो तबाही मची है, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं, कितने अच्छे तरीके से उसने उन सबको सिक्योरिटी के साथ लिंक कर दिया कि इनकी वजह से भी जो है सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर जो है अटैक पाकिस्तान में बढ़े हैं। तो कहता है द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है ना, इंक्रीजिंगली बेटर अंडरस्टूड, ठीक है ना। अगर हम फोकस करें कि प्राइमरली जो रिसोर्स कंपटीशन है उसके ऊपर, जैसे फूड है, वाटर स्कार्सिटी है, तो इससे क्या हुआ है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान जो है कंपटीशन बढ़ गया है।
जैसे उसने कीनिया में कहा, वहां पर भी यही हुआ था कि फार्मर्स के दरमियान और कंजर्वेंसी जो ओनर्स है उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। तो इसी को लेकर जो है कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में। और आगे वो यही कहता है कि एक आर्टिकल है, हाउ क्लाइमेट चेंज हेल्प्स वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, तो उसके ऊपर भी कहता है, उसने भी यही चीजें लिखी हैं कि किस तरह से जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है कंट्रीज की जो है सिक्योरिटी जो है वो दांव पर लग रही है। और इस तरह से वो कहता है कि किस तरह से जो मिलिटेंट है उनको रिक्रूटमेंट करने का मौका मिल जाता है। किनको? इन लोगों को, जो आम लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उन इससे क्या हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज जो है बढ़ रही हैं, स्मगलिंग लोगों की बढ़ रही है। तो उससे स्मगलिंग से क्या हो रहा है, जो एक नया फंडिंग किसको होती है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के जो नैरेटिव्स हैं उनको फुलफिल कर रही हैं। आगे वो कहते हैं कि growing aware this is also growing awareness that climate disaster distract security forces। अब यहाँ पर वो यही कह रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्या है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं अपने मेन मकसद से, सिक्योरिटी मकसद से। क्यों? क्योंकि वो रेस्क्यू करने में लोगों को और रिकंस्ट्रक्शन के कामों में मसरूफ हो गए हैं। यानी कि जहां पर भी देखे ना फ्लड आता है तो आर्मी वाले जाते हैं ना वहां पर लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये बात कर रहे हैं। तो कहता है इस साल स्पेन के अंदर, यूएसए के अंदर और ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो मिलिट्रीज है ना वो इन्वॉल्व हुई हैं किस काम के अंदर, वाइल्ड फायर के अंदर, फ्लड्स के अंदर और टैपिंग रिसोर्सेज के अंदर, ब्लॉकिंग कैपेसिटी इन अनप्रिडिक्टेबल वे। तो यही बात जो है नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है ना, जेम्स स्टोलन, उसने COP28 के अंदर यही बात उसने की है कि जो नेटो का भी जो एजेंडा है वो यही है कि वो क्लाइमेट चेंज को देखे और फूड और एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर वो काम करें। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है कि दुनिया की जो फौजें हैं वो इस काम के अंदर भी मसरूफ हो रही हैं। और आगे वो कहता है कि इस चीज को इंक्लूड करना, क्लाइमेट लैंड्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट लैंड्स टू सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग। तो ये जो है एक कह ले आर्गुएबली कहता है कि अच्छा काम है, अचीवेबल है। इससे क्या होगा कि बेसिकली वो बात ये करता है कि जो आगे फंड COP28 वालों ने पैदा करना है उसके ऊपर फिर क्या सिक्योरिटी को लेकर भी फंडिंग करनी पड़ेगी उन लोगों को। और आगे वो रिपोर्ट की बात करता है COP28 की। तो वो कहता है कि असल में अब ये एक और भी प्रॉब्लम है कि फाइनेंस का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो लो इनकम कंट्रीज हैं, पहले $215 बिलियन चाहिए थे, लेकिन अब $387 बिलियन चाहिए हर साल उनको, जो कि 50% इंक्रीज है। किस लिए? ताकि वो जो है अपने मामलात अडाप्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। और पाकिस्तान की भी अभी वो कहता है कि नज़र जो है वो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर है, ताकि वो बिल्ड कर सके अपना क्लाइमेट रिजिलियंट इंक्लूडिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये है। लेकिन वो आगे फिर कहता है कि कोई उधर से, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलने, तो अब जो है हम लोगों को खुद से जो है अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है उसको काम करना पड़ेगा। स्कूल्स हो गए, NGOs हो गए, क्लाइमेट फाइनेंस हो गए। यानी कि हमको अल्टीमेटली क्या है, वो जो कंट्रीज हैं हमको खुद से ही दम सेल्फ, यानी कि खुद से ये पैसे इकट्ठे करके और अपनी जो है इन चीज़ों को, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट की प्रॉब्लम हमें आ रही है उसको हमने हल करना है। बाहर से तो पैसे इतने ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। तो इस ओपिनियन के अंदर देखें जी, उसने बड़े प्यारे तरीके से क्या कर दिया, आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसको उसने सिक्योरिटी के साथ जो है लिंक कर दिया। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को खाने का, फूड का, हेल्थ का, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इस चीज़ को कैश कौन कराते हैं? आपके नॉन स्टेट एक्टर्स। और नॉन स्टेट एक्टर इस चीज़ को कैश करके खुद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपसे स्मगलिंग करवाते हैं, आपसे जो है आपकी रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके ऊपर अटैक्स बढ़ जाते हैं और आपकी सिक्योरिटी जो मुल्क की है वो भी कमज़ोर हो जाती है। सो दैट इज आपका 6 लेक्चर, नो दैट इज योर 7 चैप्टर एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे, एंड दैट इज टैक्सिंग एग्री इनकम। इकोनॉमी के ऊपर अल्टीमेटली कौन बात इसमें ये करेगा कि जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं, अगर लगाना, ये क्या है, यानी कि कितनी इकोनॉमी है जो है हमारी, जो है पाकिस्तान की, जो एग्रीकल्चर है उसकी, यानी कि एग्रीकल्चर को डिस्कस करेगा, इकोनॉमी को डिस्कस करेगा, टैक्सेशन को डिस्कस करेगा। तो 3 चीजें हैं कोड यहाँ पर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और टैक्सेशन, और उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी को भी डालता है। ठीक है, चलें जी देखते हैं इसमें क्रक्स। पहले बता दूं कि पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान इनएबिलिटी टू जनरेट इनफ रेवेन्यू मींस, पाकिस्तान जब बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता तो फिर इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील हुई है और उसमें कहा गया कि टैक्स टू GDP रेशो अपनी बढ़ाओ।
ठीक है। यदि कि पाकिस्तान खुद जब रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो फिर इंटरनेशनल लैंडर्स के पास ही उसको जाना पड़ेगा ना। तो वहां पर अब ये डील हो चुकी है कि यार उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाओ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कहता है अगर हम देखें तो 1/5 है पाकिस्तान का और 350 बिलियन की जो क्या है इकोनॉमी है, ठीक है। और टैक्स कलेक्शन टारगेट हमारे कितने हैं इस साल के? 9,415 बिलियन रुपीज, ये टैक्स कलेक्शन एफबीआर ने इतना टैक्स इकट्ठा करना है। तो कहता है अगर इस इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कर दिया जाए, इसको ही इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए तो इस अमाउंट के अंदर अच्छी खासी अमाउंट जो है सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आ जाती है। लेकिन कहते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि इसको टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्ट वो पहले ही कहते हैं हम बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि और उसके साथ साथ वो कहते हैं कंट्रोल कमोडिटीज प्राइस के, कमोडिटीज की प्राइस को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे हर साल गंदम का रेट निकालती है, चावल ज्यादातर तो गंदम का रेट निकाला जाता है कि इस साल इतना होगा, ठीक है ना। तो वो जो सरकारी रेट है तो उस तरह से वो कहते हैं क्या करते हैं, जो हमारी कीमती चीजें हैं उनको ये कंट्रोल कर देते हैं उनकी प्राइस को। तो हमारे ऊपर तो पहले टैक्स लगा हुआ, तो और टैक्स क्या लगाना है। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे इसके साथ साथ जो इसका जवाब भी वैसे वो दे देता है कि ऐसी बात नहीं है। उसने कहा कि पिछले साल जो टैक्स लगाया था वो इतना ज्यादा नहीं था, डबल कीमत आप लोगों को दी है, आपकी प्राइस को हम लोगों ने बल्कि सिक्योर किया है, ठीक है। और इसके अलावा कहता है जो एक्सपोर्ट आप करते हैं ना राइस वगैरह, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इस तरह की वो बातें करके इस जो ये वाली मिसकंसेप्शन है इसको वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। आगे आ जाता है, वो कहता है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं ये सोचते हैं कि जो टैक्स नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स। क्यों? क्योंकि एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है ना, अनडॉक्यूमेंटेड है, ऐसे ही है, डिजिटल नहीं है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि जोग्राफिकल इशू है कि ये जो जोग्राफी बहुत के ऊपर जो है ये फैली हुई है, बहुत ज्यादा रकबे के ऊपर एग्रीकल्चर फैला हुआ, तो इस वजह से ये बिल्कुल ही क्या है, हम टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन वो कहता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है भाई, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या मुश्किल है, आप सैटेलाइट इमेज, ये सैटेलाइट के इमेजेस लेकर हेल्प कर सकते हैं, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दो चीजों से ये जो आप कह रहे हैं ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, तो सैटेलाइट इमेज लेना, वहां से आप लोग टैप कर दें इन चीजों को, ठीक है ना, मैपिंग कर दें सारे इलाके की, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, वो किस बंदे का है, उसके नाम के, और उसको डिजिटल कर दें। तो सामने आपके सारा डाटा आ जाएगा कि इस बंदे की ये जमीन है, इसके ऊपर इसने ये फसल लगाई हुई है, इतने एकड़ है, इतनी प्रोडक्शन है, इतना टैक्स बनता है। तो ये तो कहता है बात ही कोई नहीं है जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर। तो आप ये चीजें ना सोचें। फिर वो कहता है कि नहीं भाई, मैं ये बताता हूँ कि जब तक इंटरनेशनल लैंडर्स जो है ना, आईएमएफ, ये वो ये हमें नहीं ना कहता कि जनाबी अली लगाओ टैक्स, हमें ये नहीं ना फैसिलिटेट करता, तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो हमारा अपना सिस्टम है वो हमें अलो ही नहीं करता कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट किसके हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि जनाबी अली आपके मुल्क के अंदर 4% ऐसे लोग हैं जिनके पास आपकी 40% जो फार्म्स उनके पास हैं। तो ये जो 4% लोग हैं ये इतने कमजोर नहीं है कि वो आपको ये काम करने दें, डॉक्यूमेंटेशन करने दें, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने दें। ये 4% लोगों के पास 40% लैंड फॉर्म्स ऑफ योर कंट्री ये बंदे ओन करते हैं। तो ये 4% जो है ये आपको कभी भी टैक्स लगाने नहीं देंगे। हाँ, आईएमएफ आपके ऊपर जोर जोर लगाए, आपको प्रेशराइज करे, आपको फैसिलिटेट करे और आपको कहे टैक्स लगाओ, तो मे बी यू कैन, आप टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज आप इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप टैक्स लगाते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपकी टैक्स सिस्टम के अंदर यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। तो जी इसके अंदर आपने क्या देखा? इसके अंदर आपने देखा पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके ऊपर टैक्स कितना लग सकता है, और उसके बाद आपने देखा उसको टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं हम। तो ये 3-4 आपके मेन कोड वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करके मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो जी अब हम चलते हैं इसका अंदर जाते हैं। इसके बातें तो उसने यही लिखी हैं लेकिन हल्का हल्का उधर भी टिक लगा लें। तो जी क्या कहता है, अब ये है कि कुछ बच्चे हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, जो इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हैं, मेरी कोशिश होती है ये उनके लिए मैं अंदर चला जाता हूँ कि इधर टिक शिक लगा देता हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनका जैसे एक अटेम्प्ट ले चुके हैं, 2 अटेम्प्ट्स ले चुके हैं, तो वो अंदर बेशक ना भी आए तो कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं चीजों के ऊपर टाइम लगाएं जो इंपॉर्टेंट है। जो फजूलियात हैं, फजूलियात तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे पेपर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके ऊपर टाइम ना वेस्ट किया जाए। तो जी क्या कहता है, कहता है पाकिस्तान की जो एबिलिटी है ना बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की,
इनेबल है, नहीं जनरेट कर पा रहा, क्यों? और फिर जो है इस वजह से क्या है कि नेशनल जो इंटरनेशनल लैंडर है उनकी मर्जी के ऊपर रहता है पाकिस्तान। और करंटली पाकिस्तान आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने डील की है, और उस जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को कहा गया कि ओवरऑल अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बढ़ाओ, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको उसको भी आप लोग अपग्रेड करें। कहते हैं कि तब तक पॉसिबल नहीं है जबकि सारे जो आपके जो स्टेट जो है ना वो ये ना काम कर दे कि सारे सेक्टर्स के ऊपर जो है वो टैक्स ना लगाए, तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं है जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कही है। और इसके अंदर जो रूरल सेक्टर है ना उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर की जो आउटपुट्स है उनके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। फिर वो एग्रीकल्चर की बात करता है कि एग्रीकल्चर जो है जो 1/5 है पाकिस्तान का, यानी कि $350 बिलियन का, ठीक है ना? पाकिस्तान की इकोनॉमी का 1/5 है, और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है, $350 बिलियन की इकोनॉमी है, उसका 1/5 है जी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहता है कि इस सेक्टर को ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फेयर शेयर। और यहाँ पर अगर फिफ्थ ऑफ द करंट ईयर टैक्स कलेक्शन, यानी कि इतने पैसे टैक्स कलेक्शन है, इसका फिफ्थ जो है ना वो क्या कहाँ से आ सकता है, हमें एग्रीकल्चर से आ सकता है अगर हम क्या करें, फॉर्म्स के ऊपर टैक्स लगा दें। तो लेकिन कहते हैं असल में जो यहाँ से टैक्स लिया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही थोड़ा सा टीनी फ्रैक्शन है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट है जो हम लोग ले रहे हैं। तो असल कहता है कि बात यह है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शन है ना उसको बेहतर करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर जो है वो टैक्स से बिल्कुल फ्री है, वहां पर टैक्स लिया ही नहीं जाता, टैक्स लेते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा लिया जाता है। तो अब हमें चाहिए कि हम जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2011 के तहत जो है इसके ऊपर टैक्स लगाएं। फर्क बस ये होगा कि इस जहां से जो टैक्स लिया जाएगा वो कौन कलेक्ट करेगी, प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है या एफबीआर जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि एग्रीकल्चर का जो टैक्स है वो जो है आपके लोकल जो है ना पंजाब गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती हैं। जैसे पटवारी हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, ये वाले बंदे जो हैं ये आपका टैक्स कलेक्ट करते हैं वहां पर आपकी, कहां से, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है जी। आगे कहता है कि फार्मर्स एंड अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनकी बात करता है। वो क्या कहते हैं, वो ये आर्गुमेंट देते हैं जब उनके साथ फार्मर्स जो दूसरे ग्रुप्स हैं जब उनके साथ ये कहा जाता है ना कि जनाब यदि टैक्स की बात की जाए तो ये आर्गुमेंट देते हैं कि जनाब हम तो पहले ही जो है क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स जो दे रहे हैं, वो अगेंस्ट है इस कल्चर के वो इनकम टैक्स दें। और क्योंकि वो ये फील करते हैं कि वो पहले ही हैविली टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना? और वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों ने हमारी जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस तो पहले ही गवर्नमेंट फिट करती है, तो हमसे आप लोगों ने टैक्स क्या लेना है। लेकिन वो कहता है कि 2022 के अंदर जो है ना जो वीट थी उसकी प्राइस को डबल कर दिया गया था, तो इसलिए जो प्राइस कंट्रोल वाला बहाना है ना आप लोगों का वो क्या है, इनफेक्टिव है। और इसके अलावा जो कहता है दूसरी कमोडिटीज है ना जैसे कॉटन है, राइस है, वो तो फ्री फॉर एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर तो हमने टैक्स ही नहीं लगाया हुआ, फ्री फॉर एक्सपोर्ट आपने रखी हुई है। हाँ शुगर के ऊपर है, क्यों है कि शुगर आप लोग इंपोर्ट ना कर सकें, यानी एक्सपोर्ट ना कर सकें, एक्सपोर्ट करने के ऊपर टैक्स है क्योंकि पाकिस्तान को क्या है, शुगर की जरूरत होती है। लेकिन जो आपका दूसरा कॉटन है, आपकी जो राइस है, वो तो हमने एक्सपोर्ट फ्री रखी हुई है। तो आपका ये वाला जो बहाना है ना कि जनाब वाली कीमत आप लोग फिक्स कर देते हैं, ये वाली चीजें कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आगे जो आ रहे हैं कहते हैं कि बहुत सारे जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स जो है वो जो है ना लगा ही नहीं सकते। हम क्यों नहीं लगा सकते, एक तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसकी, और दूसरा ये है कि ज्योग्राफी का बड़ा मसला है, जो बहुत बड़ी ज्योग्राफी पे ये फैला हुआ है। तो कहता है असल में ये जो रीजन है ये कॉलोनियल जो टाइम था ना वहाँ वो ओवरलोड लॉर्ड्स जो थे उनके पास ये रीजन होती थी, तो वो फिर क्या करते थे, वो बस ऐसा ही एक सरसरी सा जो है ना ओवरव्यू देकर कि कितनी ज़मीन है, कितने रेंट पे दी हुई है, कितनी उसकी रेंटेड वैल्यू है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी होगी, एक रफ सा सरसरी सा अंदाजा लगा कर ना जो कॉलोनियन थे जो पहले यहाँ पर ब्रिटिश रहते थे तो वो क्या कर देते थे, टैक्स लगा देते थे। लेकिन कहता है अब जो है वक्त बदल चुका है, अब क्या है, अब जो है जनाबी अली टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब आप लोग ये वाला बहाना ना लगाएं। अब आप यूज कर सकते हैं, ये एज है सैटेलाइट इमेजरीज की, सैटेलाइट से आप इमेज ले सकते हैं, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को आप इस्तेमाल करके आप इस वाली जो ऊपर वाला आपने व्यू रखा हुआ ना इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना? और फिर वो कहता है कि फार्मर्स को भी चाहिए कि वो इस चीज को एडवोकेट करें, इस चीज की कहें कि हाँ बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्यों वो इसको कहें, क्योंकि अगर वो इस चीज को कहेंगे ना तो उसके बाद ही फिर क्या हो सकेगा, वो इस इकोनॉमी के बड़े इकोनॉमी लेवल के ऊपर जो है इसका हिस्सा बन सकेंगे नेशनल सप्लाई चेन का।
तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, आगे वो कहता है कि जो एग्रीकल्चर है ना उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है ना वो स्टिल जो है ना डन मैन्युअली, अभी भी मैन्युअली जो है ना उसको इकट्ठा किया जाता है। जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको मैन्युअली इकट्ठा किया जाता है। स्टाफ जाता है जो रेवेन्यू का, जैसे पटवारी वगैरह है तो वो उसको करता है जिस तरह से 100 साल पहले करता था। तो उससे क्या मसला हो रहा है कि अगर कोई नहीं देता, अगर वो कोई टैक्स नहीं देता या उस किसी से ज्यादा टैक्स लिया जाता है तो उसका कोई तरीकाकार ही नहीं है कि उसको मॉनिटर किया जा सके या जिसके साथ ज्यादती हो रही है उससे पूछा जा सके। तो ऐसे ही चल रहा है सारा काम। लेकिन वो काम कहता है कि अब टाइम आ चुका हुआ है कि सारा का सारा इंटायर सिस्टम जो है ना उसको क्या किया जाए, मॉडर्नाइज कर दिया जाए। किसके, एग्रीकल्चर का जो सारा सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाए, मॉडर्नाइज कर दिया जाए। और कहता है इसके लिए जो है हमें लीड कहाँ से मिलेगी, आईएमएफ से, इंटरनेशनल लैंडर से और बायलेटरल डोनर से हमें ये लीड मिल सकती है कि वो क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक सिस्टम है ना वो जो है कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, जैसे मैंने बताया पहले भी, कुछ लोगों के वेस्टेड अपने इंटरेस्ट की वजह से टेक्नोलॉजी को इस फार्म रूरल एरियाज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर नहीं लेकर आएगा। जो जो हमने ये पीछे बात की, मैं जो इमेजेस वगैरह की, सैटेलाइट इमेजेस की टेक्नोलॉजी को वो कभी भी उसके अंदर लेकर नहीं आएगा। अब इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं ना वो क्या करें, हम लोगों को ग्रांट दें, और ग्रांट्स दें तो डिजिटलाइज द फार्म लैंड, ताकि हम जो अपने फार्म लैंड्स हैं उनको क्या कर सकें, डिजिटलाइज कर सकें। एंड मेक लैंड रिकॉर्ड्स इजीली सर्चेबल, ताकि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको इजीली सर्चेबल किया जा सके। और दूसरा स्टेप ये होगा कि इमेजेस जो है ना उन फार्म लैंड्स के वो पूरा साल अवेलेबल होंगे, लैंड जिनकी लैंड है उसको भी और गवर्नमेंट को भी और दूसरे लोगों को भी। और इस जो इमेजरी सर्विस है, यानी कि जो सैटेलाइट से इमेजेस लिए जाएंगे, इससे क्या होगा, फार्मर्स जो है वो फार्मर्स जो है वो असेस कर सकेंगे अपनी जो फसल है उसकी कंडीशन को, ठीक है ना, डेली बेसिस के ऊपर वो दे सकेंगे। और इसके अलावा जो है वो जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटर कर सकेगी कि क्या कितना जो है जो है इस डाटे से मॉनिटर कर सकेगी कि कितनी फसल जो है वो पैदा हुई है। तो कहता है इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है उसकी जो टैक्स कलेक्शन जो है ना उसमें हेल्पफुल होगी। और डिजिटल एज है, इससे आप कुछ छुपा भी नहीं सकेंगे। और लास्टली वो कहता है कि मशीन लर्निंग जो है ना उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है और फार्मर जो है वो इंटरप्रेट कर सकेंगे सैटेलाइट इमेज की थ्रू डेप्थ के अंदर, असेस कर सकेंगे कि पोटेंशियल क्या है मुख्तलिफ क्रॉप्स का, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग होगी तो उसका क्या पोटेंशियल है, कितनी और प्रोडक्ट निकली है। तो इस सिस्टम से क्या होगा कि जो यानी कि इससे बेहतरी होगी किसमें, टैक्सेशन के अंदर। तो अब कहता है गिवन पाकिस्तान रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स एग्रीकल्चर टैक्सेशन एज फिजिकल ट्रांसफर, यानी कि पाकिस्तान के अभी रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं तो एग्रीकल्चर जो टैक्सेशन है उससे क्या होगी, बेहतरी आएगी। तो कहता है एट द फार्मर्स लेवल, फार्मर्स लेवल्स के क्या ऊपर क्या बात करते हैं, कहते हैं अगर वो रिफ्यूज करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे तो उनको सजा दी जाएगी। सजा फॉर एग्जाम्पल क्या दी जाएगी कि वो जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल नहीं कर सकेंगे और गिफ्ट नहीं कर सकेंगे अपने किसी फैमिली मेंबर को, ये उनको सजा दे दी जाएगी। और फर्स्ट जो है वो क्लियर करेंगे सारे टैक्सेस, तो उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी या तो सेल कर सकेंगे या फिर वो किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकेंगे। और कहता है ये सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल होगा जब फार्म और जब फार्म एंड लैंड रिकॉर्ड्स आर डिजिटली डिजिटाइज, जब फार्मर जो हैं और उनकी जो लैंड्स है उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। और कहता है टेक्नोलॉजी विल आल्सो हेल्प, टेक्नोलॉजी इसमें भी हेल्प करेगी कि लार्ज फार्मर जो हैं, जो मेयरली 4% हैं कल्टीवेटर्स का, बट नियरली 40% ऑफ द लैंड विल हैव रिकवर hundreds of billions of rupees in agriculture income tax, also enabling modernization of farming practices। और यहाँ पर वो कहता है कि इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी मदद करेगी वो उन बंदों की मदद करेगी जो 4% है, ठीक है जी, कितने परसेंट है, 4% है, और उनके पास 40% जो फार्म लैंड है उनके पास है। अब उनके फार्म लैंड्स बहुत बड़े हैं तो उनको तजावीज दी जाएगी कि आप इनके ऊपर क्या काम करें कि आपके इन फार्म लैंड्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इससे उनको भी फायदा होगा, प्लस वहां से जो टैक्स आएगा उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। लेकिन ये लोग जो 4% है ये बिल्कुल ये नहीं चाहते और वो चाहेंगे भी नहीं। सो ये था जी आपका जो लास्ट ओपिनियन था। इसके अंदर हमने टैक्स की बात की, इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर की बात की, और इसके अंदर हमने बात की टेक्नोलॉजी की बात की, और इसके अंदर हमने बात की, और अल्टीमेटली ये सारा का सारा क्या है, इकोनॉमी है। सो जी एंड फाइनली आवर टुडे लेक्चर इज ओवर। और आप लोगों ने अब अल्टीमेटली आपको बताया है जी
आप लोगों ने कमेंट्स जरूर करने हैं रिगार्डिंग व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मंथली, क्या हम लोग पेमेंट आपको होनी चाहिए कि मंथली हम आप लोगों से चार्ज करें फॉर टू फैसिलिटीज। नंबर वन, डेली बेसिस के ऊपर आपको एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाए एंड प्लस इसके साथ नंबर टू आपको ये फैसिलिटी दी जाए कि आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाए वीकली या 10 दिन के बाद, जो भी सूटेबल होगा, जिसके अंदर आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट फेज के ऊपर जो है हम आपको दूसरी चीजें जैसे आप लोगों को जो रिटर्न पार्ट चीजें हैं उनको चेक करें, उनका रिप्लाई दें, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर हो जाएंगी। तो फिलहाल इसके ऊपर आप लोगों ने हम लोगों को जरूर रिप्लाई देना है, जो आपका दिल करे आप रिप्लाई दें। 3 मंथ्स के लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे और आप उनको देखकर एनालाइज कर सकते हैं उनकी क्वालिटी को, ठीक है। और 2024 से हम जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। 2024 जो न्यू ईयर होगा जनवरी से, तो उस वहां तब से हम ये चीज जो है वो शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करने हैं। सो हैव अ गुड डे जी, एंजॉय करें, पढ़ें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। अल्लाह हाफिज।